Sin of feels to deep in mij. Ik leer je spelen met mijn hart en nu gebruik ik het. ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया आप लोगों से? जी सर। जवाब आया 4 पाई? यस सर। हाँ ठीक है बेटा, इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो किन बच्चों ने किया है? सबने कर लिया आई होप। ये क्योंकि हमने इसको आगे पीछे कर दिया था चीजों को, तो इसलिए चले। असल बात यही थी कि ई डॉट डी ए, हाँ जी, Recording in progress. now there are 25 participants. I think these are the maximum students. चलें बेटा, ये मैंने अभी आपको कहा था कि इसको आप कैलकुलेट कर लें, आपने कर लिया है? अगर किसी ने नहीं किया तो ये देख लें इसको। ये हमारा प्रॉब्लम था, ये हमने कैलकुलेट करना था। ई डॉट डी ए क्यू और 4 पे एप्सिलॉन नॉट 0 टू पाई थीटा पे जा रही है लिमिट साइन थीटा डी थीटा, और 0 से 2 पाई डी फाई पे है। एंगल फाई जो है वो वेरी करता है 0 से 2 पाई तक, ठीक है। हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे थे। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रल होता है दैट इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, और लिमिट 0 से पाई, फाई की 0 से 2 पाई, तो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, ये क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और cos पाई माइनस cos 0 है, इनटू इसकी लिमिट क्या होगी 2 पाई माइनस 0, तो माइनस बाहर है क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ, और cos पाई किसके बराबर होता है माइनस 1 है, और माइनस cos 0 क्या होता है 1, तो माइनस 1 माइनस 1, और इधर क्या बच गया 2 पाई। माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो जाता है माइनस 2, और मल्टीप्लाई करेगा जब बाहर वाले माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आखिर में क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा हमारे पास, जो सरफेस इंटीग्रल है ई डॉट डी ए वो क्या हो जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, जिनसे नहीं हो सका तो वो इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल नहीं आते तो बेटा काइंडली आप अपनी एफएससी की बुक दोबारा खोलें और उसमें से इनको सीख लें, ये बार बार इस्तेमाल होंगे, इंटीग्रल है, इंटीग्रल बार बार इस्तेमाल होंगे।
ओके जी, तो ये हमने कहा अगर कोई एक भी साइड जिस चीज के बराबर है कोई वैल्यू, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो दूसरी साइड भी वही होगी। तो हमने अब साबित कर लिया कि जो हमारा ये शुरू किया था हमने कि हमारा डेल डॉट ई ये 0 के बराबर नहीं है एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 पे। तो इसका मतलब है वो x 0, y 0, z 0 ऑरिजिन है वो भी स्फीयर के अंदर है, तो वॉल्यूम में भी क्या होगा, इंटीग्रल 0 नहीं होगा, और सरफेस पे भी इंटीग्रल 0 नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास चार्ज रखा हुआ है सेंटर में। अब बाकी हर जगह पे ये देखो, अब इसको इधर गया, ठीक है। चलें जी, आफ्टर प्रूविंग दिस अब हम आते हैं गाजेस लॉ की तरफ। बेसिकली हम ड्राइव कर रहे थे गाजेस लॉ। अब आपने ये एफएससी में ये पढ़ा हुआ होगा, तो मैंने ये सारा कुछ जो किया है ताकि आपको प्रूव कर सकें गाजेस लॉ प्रूव कैसे करते हैं। नाउ सपोज दैट अच्छा, इसमें एक बात आप ज़हन नशीन कर लें, थोड़ा सा कुछ चीजें चेंज हुई हैं, वो इतनी बड़ी चीजें नहीं है, सिर्फ ये आप उनको कैसे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे डी ए जो है ये भी एरिया है, एरिया का एलिमेंट है, और जो डी ए है ये भी एरिया का एलिमेंट है, तो ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह जो वॉल्यूम है जिसको हम डी क्यू बार लिख रहे थे, इसको आप डी टॉ भी लिख सकते हैं और इसको आप डी वी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो कि अब आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में आ गए हैं तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को कि हमने वही याद करना है जो एफएससी में था। अब इसको भी आप नहीं कह सकते ये जो सिंबल है टाउ जिसे कहते हैं, नहीं नहीं सर ये तो टार्क के लिए इस्तेमाल होता था, अब आपने इसको वॉल्यूम के लिए कैसे क्यों इस्तेमाल कर दिया। तो प्लीज इन चीजों से आउट हो जाएं, इनसे बाहर निकल आए, रट्टे नहीं लगाने। अब मैं जॉउल का सिंबल चेंज नहीं कर सकता, वो सिस्टम इंटरनेशनल में है, मैं उसे नहीं चेंज कर सकता, मैं न्यूटन को कर सकता हूँ, ठीक है। अगर करूंगा तो मैं विजात करूंगा, लेकिन मैं वॉल्यूम एलिमेंट को लिख सकता हूँ डी टॉ, डी क्यू बार, डी वी, व्हाटएवर, ठीक हो गया। तो बेटा इन चीजों से आपने इन चीजों तक महदूद नहीं रखना, अपना थोड़ा विजन ब्रॉड करें, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लेके आए, क्लियर। तो डी ए हम एरिया, ये वेक्टर है एरिया, हमें पता है इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू दी सरफेस है, तो यहाँ पे एरो लगा दें इसके ऊपर, या डी ए मैंने स्मॉल लिख दिया, इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड ना भी करता तो एरिया हमें पता है क्या है, ठीक है। तो वेक्टर को हम जाहिर करते हैं या एरो लगा के ऊपर या नीचे या बाजू का इटैलिक या उसको बोल्ड करके, छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं है कि ए कैपिटल है या ए स्मॉल है, बी कैपिटल है या बी स्मॉल है, डजंट मैटर। अगर वेक्टर जाहिर करना है या उस पे एरो लगा दें या उसको बोल्ड कर दें। एनीवे दीज आर सिंपल थिंग्स, मैंने इसलिए आपको पहले बता दी, ये ना हो कि अब सर ये कहां से आ गया। ओके जी, नाउ सपोज दैट इंस्टेड ऑफ सिंगल चार्ज, अभी हमने कहा था हमारे ओरिजिन पे सिंगल चार्ज है, ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा चार्जेस हो, लाजमी तो नहीं कि सिंगल चार्ज हो, एक से ज्यादा चार्जेस हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका डाइवर्जेंस कैसे करेंगे, फ्लक्स कैसे करेंगे, व्हाटएवर है जो भी हमने कैलकुलेट करना हो तो हम वो कैसे करेंगे। तो हमारे पास हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका हमें हल बताता है। जितने भी चार्जेस हों पड़े हुए सेंटर में फॉर एग्जांपल या ओरिजिन पे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फील्ड, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब कोई भी वेक्टर फील्ड हो सकती है, द टोटल फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फील्ड्स है, उनका वेक्टर सम कर देना है, क्योंकि वेक्टर फील्ड है तो हमारे पास जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अगर एक से ज्यादा चार्ज होंगे तो हर चार्ज की वजह से उसकी अलग अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अब हमने जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है वो सम है इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह क्या है, चार्जेस है। तो I इज इक्वल टू 1 to n है, जितने भी चार्जेस हो EI उनको आपने वेक्टर सम कर लेना है। आपको पता है कि वेक्टर सम इज डिफरेंट देन द स्केलर सम है, ठीक है।
उसमें हमें डायरेक्शन का ख्याल भी करना पड़ता है। चलो जी, द फ्लक्स थ्रू अ सरफेस दैट इनक्लोजेस देम ऑल है, वो सरफेस जिसके अंदर सारे चार्जेस मौजूद हैं, तो फ्लक्स क्या होगा उन चार्जेस की वजह से, वो हमें पता है। हमने सरफेस इंटीग्रल लेना है क्लोज सरफेस का, है ई डॉट डी ए। तो इसका मतलब ई हमारे पास अब क्या आ गई, ई हमारे पास आ गई है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ई आई, वो हम लिख दिया। और डी ए हमारे पास क्या है, वो छोटे छोटे एरियाज हैं, अगर ऊपर एरिया सरफेस एरिया छोटे छोटे एरियाज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू सिग्मा, ये किसके बराबर है, 1 over एप्सिलॉन नॉट क्यू आई। क्यू आई क्या है, जितने भी चार्जेस हैं आई से लेकर एन तक है, Q1 Q2 Q2 व्हाटएवर है, ठीक है। इनको हम सम कर सकते हैं। मैंने यहीं पे आपसे कहा था कि डी ए को हम, जिसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं, उसको हम डी ए स्मॉल लेटर ए से भी लिख सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास अब ये जो है, ये टोटल चार्ज है उस सरफेस के अंदर है, तो हम इसको क्यू इनक्लोज भी लिख सकते हैं। इनक्लोज का मतलब क्या है, वो सरफेस के अंदर है जितना है। तो फॉर एनी क्लोज सरफेस, एस हमने लगा दिया, क्लोज सरफेस है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 over एप्सिलॉन आर। ये कांस्टेंट है डेफिनेटली, ये डिपेंड करता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे, और ये क्या हमारे पास टोटल चार्ज जितना भी है इसके बराबर। वेयर क्यू इनक्लोज्ड, ये ई एन सी का मतलब है इनक्लोज है, ये इनक्लोज यहाँ पे लिखा हो ना इनक्लोज्ड, वेयर क्यू इनक्लोज्ड इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ठीक है, कोई सरफेस है, स्फीयर है, उसके अंदर चार्ज है, तो स्फीयर के कोई ना कोई सरफेस भी होगी है, जैसे बाल की ऊपर वाली लेयर होती है वो सरफेस है हमारी जो क्लोज होती है। As it stands, Gauss's law is an integral equation है। हमने देखा कि ये इंटीग्रल इक्वेशन है, इंटीग्रल इन्वॉल्व है, तो ये क्या है, इंटीग्रल इक्वेशन है हमारे पास। बट we can readily turn it into a differential one। हम इंटीग्रल इक्वेशन को इसकी डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल्स को हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग द डाइवर्जेंस थ्योरम। हमने बार बार अप्लाई किया है डाइवर्जेंस थ्योरम, एंड अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वॉल्यूम है, डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल, ये हमने किया है। मैं पहले आपसे कह रहा था कि जो डी क्यू बार है जो हम इधर इस्तेमाल करते रहे हैं, इधर डी क्यू बार, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है ये। इट कुड बी डी टाउ, इट कुड बी डी वी, तो हमने अब इसको, या डी क्यू बार, अब हमने इसको लिख दिया है डी क्यू बार को डी टाउ, डज नॉट मैटर। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है अगर हम इन इक्वेशन को रीराइट करें तो क्यू इनक्लोज किसके बराबर आ जाएगी, ये मैं अब सॉल्व करने लगा हूं। इसको हम अब सॉल्व करते हैं। आप इसको देखें, ये जो ब्लू में है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, स्फीयर है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 2 मिनट देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट बताता हूँ। हाँ बेटा, ठीक है, कि वॉल्यूम, अब स्फीयर की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम इस्तेमाल करेंगे, चार्ज जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओरिजिन में, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की हम बात करें, इसको हम कहते हैं रो है, रो डेंसिटी है रो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ सिंबल की, तो रेजिस्टिविटी अगर आपने पढ़ा हो तो उसके लिए भी यूजुअली रो का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रो। रेजिस्टिविटी अगर आपने ओम लॉ पढ़ा हो कभी, तो उसमें जो रेजिस्टिविटी है उसको भी रो, तो इसका मतलब क्या है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सिंबल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जब आपने उनको नॉमिनेट कर दिया, जब आपने उनको डिजिग्नेट कर दिया, जब आपने उनको बता दिया इसका मतलब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू जे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू के।
जब आपने कह दिया तो डज नॉट मैटर, अब आपने बता दिया कि रो का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे हम, दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे कोई बताएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई? है? हम पहले करते रहे सरफेस चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल, वो क्या होगी? सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया। और लाइन चार्ज डेंसिटी जिसका हमने प्रॉब्लम भी किया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यस, इसको हम लैम्डा कहते लेंथ। थे। हाँ, उसको लैम्डा से हम जाहिर करते थे। फॉर एग्जांपल इसको हम सर रो यहाँ से पे जी, यहाँ पे चार्ज पॉइंट चार्ज है, हाँ तो जी, अगर हम इसका वॉल्यूम चेंज करते जाएंगे चार्ज तो पॉइंट ही रहेगा, तो इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती जाएगी फिर? कैसे बेटा? यानी कि चार्ज एक डेंसिटी, चार्ज स्फीयर। डेंसिटी चेंज होती जाएगी। अगर चार्ज कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो चार्ज डेंसिटी तो उसकी चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो सा इंटीग्रल लिया है हमने, हाँ यहाँ जी, पे चार्ज तो सेम है, यहाँ पे एक साइड पे चार्ज कांस्टेंट है, लेकिन दूसरी साइड पे जो सा वॉल्यूम हम कोई भी रख सकते हैं, तो हाँ दूसरी जी, ये इस साइड पे बात कर वेरिएबल। रहे हैं आप। फिर जी ये देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, इसी पे हम आ रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, उसका कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास असल वॉल्यूम वही बचेगा जिस वॉल्यूम के अंदर चार्ज मौजूद है, जो कि ओरिजिन है। ठीक हो गया, इसको भी हम देखते हैं। ओके, ठीक है, अभी ये देख लें कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। तो रो क्या है, जितना चार्ज इनक्लोज होगा पर यूनिट वॉल्यूम, डी टाउ। यहां तक समझ आ गई आपको? हेलो, यस सर। आ गया। तो हम रिलेट कर रहे हैं इसको, तो क्यू इनक्लोज क्या आ जाएगा, क्यू इनक्लोज, रिराइटिंग क्यू इनक्लोज, अगर हम इसको क्यू इनक्लोज डालें तो क्यू इनक्लोज किसके पास, रो इनटू डी टाउ है, ये वॉल्यूम हमारे पास है, ये वी की शक्ल। ठीक हो गया? ये मैं क्यों लिख रहा हूं भाई? ओके, अब देखते हैं। तो सो गाउस लॉ बिकम्स, तो गाउस लॉ हमारे पास जो था वो था डेल डॉट ई इनटू डी टाउ। अब मैंने इसको दिया, लिख लिया रो ओवर एप्सिलॉन नॉट डीटा। क्यों लिख दिया? क्योंकि डेल डॉट ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए है, ई डॉट डी इज इक्वल टू डेल डॉट ई, ई डॉट डी, डेल डॉट ई, सॉरी, ई डॉट डी ए किसके बराबर था, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज्ड। इसका मतलब है डेल डॉट ई भी क्या हो जाएगा ये वाला, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज्ड, और क्यू एनक्लोज्ड हमने लिख दिया रो डीटा, ये हमारे पास आ गया, इसलिए ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख लिया। अब देखें, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है और ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, एंड सिंस दिस होल्ड्स फॉर एनी वॉल्यूम द इंटीग्रल मस्ट बी इक्वल, तो हम इन इंटीग्रल को हम कैंसल आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल फॉर्म आ जाएगी, दैट विल बी डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन। ठीक है, मेरे लिए बड़ा इजी था, बहुत आसान था, आप भी खुश हो जाते, और लेक्चर भी 5 मिनट का होता, ये खत्म हो जाता। मैं कहता जी गाजिस लॉ जो कि पहले मैंने लिखा था, मैंने कहा बाद में प्रूव करेंगे, यही इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं मैं इसको इधर लिख देता, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन बेटा जी। तो इसको अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दैट वाज इजी फॉर मी, दैट वाज इजी फॉर यू। लेकिन आप ये सारा कुछ ऐसे डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो और एप्सिलॉन जी आप पढ़ते आए हैं इवन के एफएससी में। ठीक है, तो ये सारा जो कैलकुलेटर आपसे कराया, ये डिमांड है आपके बीएस के कोर्स की। अब आपने एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। ठीक है, तो मैं ये कुछ ना करता, यहाँ पे ये ना बताता कि ये कैसे है, डेल डॉट ई इज को यहाँ पे लिखता। ओ भाई मेरे सुनो बात, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो और एप्सिलॉन, यहाँ पे फिट में बिठा देता है इसको। आप भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी। लेकिन बेटा कीप इन माइंड, अगर आपने आगे बढ़ना है, पढ़ना है, तो आपको ये सारी चीजें जरूरत होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने उस पर इक्तफा नहीं किया और आपको आगे पढ़ा दिया। आपको समझ आ गई होगी होपफुली। तो हमने अब बेसिकली गाजिस लॉ को प्रूव कर दिया, गोइंग थ्रू अ वेरी डिटेल्ड प्रोसीजर है, आफ्टर गोइंग थ्रू अ वेरी डिटेल्ड प्रोसीजर। तो ये हमारे पास अब गाजिस लॉ है, उसकी डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो इसकी 2 फॉर्म्स हैं, एक इंटीग्रल फॉर्म है और दूसरी उसकी डिफरेंशियल फॉर्म।
ज्यादातर हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये मैक्सवेल जो इक्वेशन हमने पढ़नी है उसमें ये एक वन ऑफ द फंडामेंटल इक्वेशंस है उस मैक्सवेल इक्वेशन की है, जिसे हम गाज़ वो डिफरेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। तो differential form is TDR, but the integral form has the advantage in that it accommodates point, line and surface charges more naturally है। ये मुख्तसर सी है, आसान सी लग रही है, लेकिन जो इंटीग्रल फॉर्म है उसके अपने बेनिफिट हैं कि वो पॉइंट हो चार्ज, लाइन चार्ज हो, सरफेस चार्ज हो, जो भी हो उसको हम उसमें अकोमोडेट हो जाते हैं। चलिए ये बात की बातें हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि काइंडली गो थ्रू दिस टॉपिक, और अगर कोई सवाल बाद में हो मुझसे पूछ लीजिएगा। इसी बुनियाद पे आपने असाइनमेंट करनी है जो कि मैंने दी हुई है। तो प्रॉब्लम 2.9 बनता है और प्रॉब्लम 2.10 बनता है, ठीक है। मेरा ख्याल एवरीथिंग क्लियर है। तो ये आपने असाइनमेंट इस हफ्ते में सॉल्व करनी है, और नेक्स्ट वीक इस क्लास से पहले मंडे वाले दिन है 9:40 पे होती है ना, उससे पहले आप वो तो अगर संडे जमा करा दे तो अच्छी बात है, ताकि मैं देख लूंगा। लेकिन एक स्टूडेंट जमा कराएगा, असाइनमेंट है, आप सारे मिल के मशवरा करके, क्योंकि 30-40 असाइनमेंट मैं चेक नहीं कर सकूंगा, सारे मशवरा करके एक असाइनमेंट बना के मुझे दे दें, भेज दें, ताकि मैं इसको इवेल्युएट कर सकूं। अगर उसमें कोई गलती हो तो फिर मैं आपको साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा, एक असाइनमेंट और उसको मैं चेक करके फिर आपके साथ शेयर कर। ओके, क्लियर? जी सर। सर जी, ये जो अभी तक आपने पढ़ाया है इसकी सारी मैथमेटिक्स तो समझ आ गई है, लेकिन हाँ सर जी। ये दो टॉपिक इनका फिजिकली मतलब नहीं समझ आ रहा है, ये डिवर्जेंस का। है किसका? डाइवर्जेंस का? कौन सी डाइवर्जेंस डिवर्जेंस बेटा? का ये ये मिसाल डाइवर्जेंस के तौर पे ये जो सबसे आखिर पे ही हमने डिवर्जेंस निकाला है Q/E, तो क्यू और हमने एप्सिलॉन नॉट, क्यू और जी एप्सिलॉन नॉट बेटा। हाँ, जी सर। ये तो बात कर रहे हैं, ये वाली बात कर रहे हैं जी ये। सर। हाँ जी बेटा, सर यहाँ पे ये हमने स्फीयर कंसीडर ये किया है इसके एक पॉइंट चार्ज के गिर्द। हाँ अब हाँ हम स्फीयर का साइज अगर बढ़ाते भी जाएं तो इसकी हाँ जी। डिवर्जेंस सेम रहेगी। नहीं, डाइवर्जेंस चेंज नहीं होगी बेटा। जी सर, डाइवर्जेंस लेकिन देखो, सर देखो यहाँ हमने पे कहा डाइवर। हाँ जी, जी 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 जी। डिवर्जेंस का सर फिजिकली क्या मीनिंग है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब की ये डिवर्जेंस का? डाइवर्जेंस का मतलब ये है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस तब होगी जब जहां वहां पे कोई सोर्स मौजूद होगा। जहां पे कोई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सोर्स मौजूद होगा वहां पे डाइवर्जेंस होगी। जहां पे सोर्स नहीं होगा मौजूद वहां पे डाइवर्जेंस जीरो होगी, डाइवर्जेंस नहीं होगी। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये जो डेल्टा टी इज इक्वल टू रो और एप्सिलॉन नॉट है, अगर हमारे पास चार्ज ना हो जहां पे, तो डाइवर्जेंस क्या होगी उस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की? दैट विल बिकम जीरो। हेलो, जी जी सर। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा है कि यस। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुख्तलिफ चार्जेस की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, और किसी पॉइंट पे अगर कोई और सोर्स चार्ज मौजूद रहता है तो उसमें क्या हो जाएगा, वहां पे फिर डाइवर्जेंस आपकी उधर प्रोड्यूस हो जाएगी फिर दोबारा, क्योंकि अब उसमें एक और सोर्स ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कि कोई सोर्स उस फील्ड में दूसरा एक के बाद कोई मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो और सर अगर जो सोर्स नहीं इस होगा कोई तो डाइवर्जेंस जीरो होगी। हाँ जी, इससे जी पहले जी। डिवर्जेंस पॉइंट की इसकी जो हमने डिफरेंशियल के जरिए जो जीरो आ रही थी, हाँ तो सर उसमें हमने हाँ, जब चार्ज को कंसीडर किया, यानी कि वो चार्ज से बाहर कोई स्फीयर कंसीडर किया था। हमने सिर्फ आपको बताया था कि जब डाइवर्जेंस जीरो हो, इसका मतलब क्या है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे विल बी रोटेटिंग, ऐसा हमने कहा था ना। डाइवर्जेंस जीरो है उसकी है, तो जी अब उसकी जी कर्ल सर। पॉसिबल है, कर्ल पॉसिबल है कि चार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे कैन रोटेट अराउंड सम पॉइंट है, दे कैन रोटेट, ठीक है। तो मैं जी आपको सर। फिजिक्स बता रहा था कि डाइवर्जेंस होती क्या है, कि डाइवर्ज जो कोई भी वेक्टर फील्ड है, ठीक है,
तो वो स्प्रेड आउट कैसे हो रही है, स्प्रेड आउट है किसी भी जगह से, किसी भी चीज से, किसी भी चार्ज से फादर, ठीक है। और कर्ल सर क्या ये है, वो हाँ जी ये इसकी जी ज्योमेट्री बताता है कि ये किस शेप की लाइन होगी, फील्ड लाइन। बेसिकली हमने पहले जब शुरू किया था हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली है, कूलम लॉ निकाल दिया है। अब हम जा रहे हैं डिटेल में, कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी ज्योमेट्री क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, डेफिनेटली इट टेल्स अस अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, कोई भी वेक्टर फील्ड हो सकती है, इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस यू आर राइट, ये हमें ज्योमेट्री बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो सर अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लें सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ, अगर एक्स एक्सिस की तरफ, हाँ हाँ सिर्फ एक एक्सिस कंसीडर करें इसका, यानी कि ई एक्स ओवर पार्शियल ई एक्स ओवर पार्शियल एक्स, हाँ हाँ, तो ये सर एक्स एक्सिस में इसकी डिवर्जेंस होगी। अब पहले हम कंसीडर कैसे करेंगे वन डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, हम कैसे करेंगे, वन डायमेंशन में हम कर सकते हैं, लेकिन आपके ध्यान में क्या है, कैसे उसको हम वन डायमेंशन करेंगे। हमें पता है पॉइंट चार्ज की वजह से 3 डायमेंशन है? चलिए अगर एक साइड पे हो गई, ठीक है, हम ओके, कोई डिफरेंट किस्म की फील्ड को कंसीडर कर लेते हैं जो वन डायमेंशन हो। हाँ जी हाँ जी, तो सर उसकी डिवर्जेंस तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके मिसाल के तौर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कर रहे हैं एक्सिस में, तो इसकी नेगेटिव होगी क्योंकि अगर ये नेगेटिव डिक्रीज चार्ज, कर रही है। अगर नेगेटिव चार्ज है, सर ये पार्शियल ई एक्स ओवर पार्शियल एक्स है, तो जब हम पॉजिटिव एक्स की तरफ जाते जाएंगे तो सर हाँ जी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी डिस्टेंस के साथ साथ, तो हाँ इसका जी, मतलब ये नेगेटिव है इसका डेरिवेटिव। समझ नहीं है मुझे, नेगेटिव डेरिवेटिव क्यों है बेटा? सर फील्ड डिक्रीज नहीं हो रही इसकी स्ट्रेंथ फील्ड की, हाँ ठीक जैसे है, जैसे डिक्रीज, हम चार्ज की उससे तरफ जाते जाएंगे। नेगेटिव, उससे नेगेटिव का मतलब कैसे निकाल लिया आपने? डिक्रीज तो हो रही है, ठीक है, मैं बताऊं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब 1/4πr² से डिक्रीज हो रही है, r² जी बढ़ता जा सर, रहा है, r बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रही है, मैं उसे नेगेटिव जी कैसे ले सर। सकता हूँ बेटा? मैं कह सकता हूँ विद डिस्टेंस। अब ग्रेविटी को मैं नेगेटिव कैसे ले सकता हूँ? ग्रेविटी है, अगर मैं सर कहूँ कि दो, ग्रेविटी को नेगेटिव नहीं कह रहा मैं, उसके चेंज को नेगेटिव कह रहा हूँ। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। कम हो, ये कम हो रही, नेगेटिव नहीं, कम हो रही है, यस आई जी एग्री सर, विद दिस, आई एग्री विद दिस, यस। तो सर इसका रेट तो नेगेटिव होगा ना, जैसे कि वेलोसिटी कम हो रही हो तो उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। क्या मुझे डी ई और डी एक्स नेगेटिव कैसे होगा, मुझे बताओ? ई पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो रेट ऑफ जीरो तो हो सकती है कहीं जाके, नेगेटिव कैसे होगी? सर देखिए सर, इक्वेशन में मिसाल के तौर पर ये ई की इक्वेशन है, हमने हाँ, ये सर यहाँ पे एक इक्वेशन निकाली ई एक्स की। हाँ जी, ये इक्वेशन ई एक्स की, ये किधर है भाई? ई एक्स, ई की इक्वेशन आ गई भाई, ई कहाँ है? ई इज देयर, देयर ई, हाँ जी, ये पार्शियल ई एक्स और पार्शियल एक्स निकाले हैं भाई, हमने निकाला हुआ है पार्शियल ई एक्स और पार्शियल एक्स, ये है बेटा पार्शियल ई एक्स और पार्शियल एक्स। हाँ, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर यहाँ पे अब अगर हम ये इसकी वाई और जेड तो कांस्टेंट है क्योंकि एक्स ये जीरो डायरेक्शन कर, में हम, ये जीरो तो कर अगर दिया हमने, मैं एक मिनट, मैं जीरो कर देता हूँ इसको, अभी जीरो गया, ये जीरो हो गया, ऐसे आएगा ना फिर भी, जी या सर। कोई डिफरेंट हो जाए? इधर मैं देखता हूँ, इधर भी जीरो कर देता हूँ इसको। ओके जी, आप बताए, आप क्या कह रहे हैं आप, हैं ऐसा ठीक है आप? जी सर, हाँ सर जी, यहाँ पे कुछ पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अब ये रेट ऑफ चेंज है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, हाँ हाँ, along x डायरेक्शन, यस। अब कुछ कुछ पॉइंट पे हम जब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। क्या वैल्यू पुट करूँ नेगेटिव आएगा, मुझे बताएं आप? किसी भी पॉइंट पे हम इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहेंगे
अजय ये X हमारे पास ये रेट ऑफ चेंज है बेटा, मैं अब एक्स की क्या वैल्यू पुट करूं कि आप कहते हैं नेगेटिव आएगा? जी ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक मिनट सर, अभी देखता हूँ किस पॉइंट पे आ रहा है। अब सर यहाँ पे अगर देखें तो एक्स और वाई हमने जीरो कर दिया, तो इस वजह से ये दोनों जीरो हो गए। नहीं नहीं, जीरो पे जीरो नहीं हुए, जीरो पे तो अनडिफाइंड हो गए। एक्स जीरो करें तो अनडिफाइंड हो गया, एक्स इज जीरो पे। सर यहाँ पे वन पुट कर दें तो ये नेगेटिव आ रहा है। क्यों जीरो हो रहा है वन पे? अब जब वन पुट करूंगा तो मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको नीचे ले आता हूं। अब जीरो तो है नहीं, अनडिफाइंड तो है नहीं, मेरे पास जी ट्रिक है एक्स स्क्वायर की 5/2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या, ये 3/2 आ जाएगी। ठीक है, जे बी वन क्या आ जाएगा, रेक्टिफाइड क्या आ जाएगी? सर ये -2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। एक्स इज इक्वल टू वन partial e x over partial x is equal to 1/4 पाई epsilon नॉट है माइनस। अब ये क्या, जब हम 3 डायमेंशन में करेंगे तो ये 3 आएगा कि नहीं आएगा? पहले तो हमें देखना चाहिए 3 कहाँ से आ रहा था। आएगा आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो तो आप सर ये क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर, तो सर यहाँ पे यही मैं पूछ रहा हूँ कि एक चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, रेट ऑफ चेंज उस डायरेक्शन में नेगेटिव आ रहा है, तो इसका रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या, इसका ताल्लुक क्या उसके साथ, डिवर्जेंस के साथ यहाँ पे? क्योंकि हम जब इसकी डिवर्जेंस फाइंड करते हैं, मिसाल के तौर पर हम डिवर्जेंस फाइंड करते हैं किसी थ्री डिमेंशनल में, तो वॉल्यूम हम इस्तेमाल करते हैं। यस। तो सर जब हम वॉल्यूम को जो भी वॉल्यूम है उसको पॉइंट चार्ज के बाहर रखेंगे, जैसा कि इस इक्वेशन में है तो जीरो आ रहा है। अब हम एक्स डायरेक्शन में अगर वॉल्यूम को पॉइंट चार्ज के बाहर रखेंगे, जैसे कि नीचे जो गोजीज लॉ में है, हमने उस स्फीयर को, हाँ जी, उसके स्फीयर के अंदर है पॉइंट चार्ज। यस, चार्ज को उसके अंदर, क्योंकि हमने ये अब जब ओके मैं थोड़ा आगे बता दूं आपको, इसको हम देखते हैं कि हमेशा जो हमारा पॉइंट चार्ज होगा वो जो भी सरफेस, अभी तो हमने स्फीयर बना दिया ना, जो गासेस सरफेस बनाएंगे उसके अंदर ही होगा हमारा चार्ज। ठीक हो गया, इसमें तो दूसरी कोई बात नहीं है। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे जो सा हमने फाइंड किया ये डिवर्जेंस यहाँ पे डिफरेंशियल के जरिए, डेरिवेटिव के जरिए, तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम को कंसीडर किया कि इसके अंदर चार्ज नहीं है। एक मिनट, वॉल्यूम को क्या, एक मिनट मुझे एक और चीज देखने दें। अगर मैं इसका, अगर इलांग एक्स एक्सिस है, ठीक है, क्या कहा आपने इसमें? अब मुझे, हाँ, अब वॉल्यूम तो हम ले नहीं रहे, एक्स एक्सिस है तो हम कोई लाइन लेंगे डेफिनेटली है। अब एक ही एक्सिस है तो वॉल्यूम तो हम ले नहीं सकते बेटा। बिल्कुल सर, यहाँ नहीं ले सकते, लेकिन अब मैंने लाइन का इसलिए किया कि तमाम तीनों लाइनों को हम जब जमा करेंगे सेपरेटली, हम उसको फाइंड करेंगे। ओके, सर यहाँ पे मैंने अच्छा, मैं अभी इसकी डिटेल ज्योमेट्री में नहीं गया। अगर मैं वन डायमेंशन में लूं तो हमारे पास कैसे डाइवर्जेंस वेरी होगा, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन मैंने खुद भी यही देखा है। ठीक है, अगर 1 डायमेंशन में अगर फील्ड हो तो फिर डाइवर्जेंस कैसे वेरी होगा, मैंने इसको गौर से नहीं देखा है। दैट्स गुड क्वेश्चन, उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके जी सर। तो हम जब सर वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, जैसे कि ये सर हमने असाइनमेंट में जो सा वॉल्यूम कंसीडर किया हुआ है, हाँ जी, नीचे जो से सर आपने प्रॉब्लम दी है उसमें एक कोने पर रखा हुआ चार्ज,
बॉक्स के। हाँ जी, अब हम सर इस चार्ज को थोड़ा सा बाहर की तरफ कंसीडर करें तो, यानी कि बॉक्स के अंदर नहीं है, तो अगर कार्नर पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, हाँ जी, इसके होंगी, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे बाहर की तरफ कंसीडर करें, एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स पे। हाँ अब जी, सर इसका जो एक्स एक्सिस की तरफ रेट ऑफ चेंज है, क्योंकि सर ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव भी हो, तो रेट ऑफ चेंज एक्स डायरेक्शन में भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में भी नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव एक्स ये एक्सिस में देखो, भी। फॉर एन इक्लो है, चार्ज विल बी, जो चार्ज इनक्लोज की हम बात करेंगे बेटा, ठीक है। जी किसी भी सर। सरफेस के अंदर जब चार्ज होगा तो उसका फ्लक्स हम उसको अंदर ही कंसीडर करें, चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस, ठीक है, ओके। लेकिन सर जो सा हमने पहले इससे फाइंड किया है जीरो, जहाँ पे हमने डिवर्जेंस को फाइंड किया है, वहां पे तो पॉइंट चार्ज को उसके जीरो का अंदर मतलब तो नहीं ना कंसीडर किया। बेटा उसके अंदर किया, सफेयर के अंदर किया, जहाँ पे 0 0 ओरिजिन था, हमने कहा इट इज ओरिजिन ऑफ आवर चार्ज, ठीक है। यहाँ पे 0 0 में हमारे जहन में यही था कि ये हमारा जो चार्ज है इसके अंदर है। डाइवर्जेंस, बाकी जगहों पे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम, हाँ जी, सर हमने जो जीरो पे तो अंदर था, लेकिन जब हमने बाहर कंसीडर किया जीरो के अलावा कोई भी पॉइंट, तो वहां पे हमने ये पॉइंट लिया या ये लिया, यहाँ पे अंदर तो चार्ज नहीं है ना। अगर हम पूरे को इसको कंसीडर करें उस पॉइंट के जरिए, तो इसमें तो डिवर्जेंस लाजमी आ रहा है कोई ना कोई पॉजिटिव। हम्म। लेकिन हमने पॉइंट वो कंसीडर किया जिसके अंदर चार्ज नहीं है, किसके ऊपर अंदर वाले के। चार्ज नहीं है? इसके भी अंदर है बेटा, इसके भी अंदर है। ये दो बॉल्स हैं फॉर एग्जांपल, एक छोटी बॉल है उसके अंदर चार्ज है सेंटर में, उसके ऊपर बड़ी बॉल है। तो हमने कहा था ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, जो दो स्फीयर्स हैं जिनका सेंटर एक है। जैसे आप कंसेंट्रिक सर्कल लेते हैं, दो सर वो अगर हम सर्कल में, गोजीज लॉ में किया है ना कि सेंटर में है पॉइंट, लेकिन जो इससे पहले हमने डिवर्जेंस फाइंड की है डेरिवेटिव के जरिए, उसमें हमने पॉइंट फाइंड किया है जो बाहर है उसके। किधर किधर बाहर है? चलिए इसको देखते हैं, वन डायमेंशन। अब आपका क्वेश्चन क्या है, जो ब्रीफली मुझे बता दें ताकि मैं इसको दोबारा देख सकूं। क्या आपका ब्रीफ क्वेश्चन क्या है? सर ब्रीफली क्वेश्चन ये है कि जब हमने ये डेरिवेटिव के जरिए फाइंड किया, तो हम अगर डिफरेंट पॉइंट पे चार्ज को फाइंड करते तो उसकी डिवर्जेंस लाजमी कोई ना कोई आती। यहाँ पे सर मुझे सिर्फ ये है कि डिवर्जेंस की समझ नहीं आ रही फिजिकली इसका मतलब क्या है। मैथमेटिकली जो है यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पे हम चार्ज को लें तो डिवर्जेंस पॉजिटिव आ रही है, जो सा आपने जहाँ पे जीरो फाइंड किया है वहाँ पॉजिटिव भी आ रही है। जहाँ पे जीरो, ये मुझे अब समझ नहीं आ रही। जहाँ पे जीरो मैंने सपोज किया है, आपका मतलब है जहाँ पे यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 लिखा है, जहाँ पे ये बात कह रहे हैं आप? जी हैं जी सर। इसमें क्या आ जहाँ रही पे है बेटा जीरो, इस पॉइंट में? सर मैं मैंने ये कहा बात कर रहा हूँ कि जीरो के अलावा भी जो पॉइंट है वहां पे आपने फाइंड किया कि डिवर्जेंस जीरो आ रही है, जहाँ पे जीरो के अलावा जो पॉइंट्स हैं, जीरो पे तो पता ही नहीं ना चल रहा है इस इक्वेशन से। हाँ, अगर x y z सारे इक्वल है उनकी वैल्यू इधर x की, तो डेफिनेटली वो डाइवर्जेंस जीरो है। अच्छा, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? जी ओके 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 ओके, आई गॉट योर पॉइंट नाउ। Divergence of E.